हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। आज से हम लोग 12th की भी फिज़िक्स पढ़ेंगे। 12th की फ़िज़िक्स मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। आपके लिए 12th की फ़िज़िक्स की सीरीज़ लेकर आया हूं। तो हम लोग इंटरमीडिएट की बोर्ड की फ़िज़िक्स का भी अध्ययन करेंगे। सबसे पहला चैप्टर है कूलम्ब्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं उसी को उठा रहा हूँ, उसी चैप्टर से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो पहला चैप्टर है हमारा जो है कूलम्ब्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा पहला चैप्टर है। इसी से हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि चार्ज क्या होता है। चार्ज किसी भी क्वांटिटी, किसी भी चीज़ की वो अवस्था है, एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें वो किसी दूसरी चीज़ को अपनी ओर या तो अट्रैक्ट करेगी या तो रिपेल करेगी, आकर्षित करेगी या प्रतिकर्षित करेगी। अपनी ओर या तो खींच लेगी, अट्रैक्ट कर लेगी, या तो रिपेल करेगी। अगर कोई वस्तु, कोई चीज़, कोई बॉडी इस कंडीशन में आ जाती है कि वो चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट या रिपेल करने लगती है, तो हम कहते हैं कि बॉडी चार्ज हो गई है, बॉडी चार्ज हो गई है। यानी कि बॉडी में जो है आवेश उत्पन्न हो गया है, या बॉडी आवेशित हो गई है, या आवेश में हो गई है, विद्युत में हो गई है, ऐसा कह सकते हैं हम। इलेक्ट्रीफाइड हो गई है बॉडी, ऐसा हम कह सकते हैं। अब चार्ज क्या होता है? चार्ज दो तरह के होते हैं, आप जानते हैं, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। एक माइनस होता है, एक प्लस होता है। प्लस को हम प्रोटॉन से भी कहते हैं और माइनस को इलेक्ट्रॉन से भी हम दर्शाते हैं। प्लस चार्ज जो होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारा नेगेटिव होता है, ये माइनस में होता है। बेसिक फंडामेंटल चार्ज की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इससे छोटा चार्ज नेचर में पाया नहीं जाता। जो मेन मॉडुलस है ई का वो इतना है, E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये फंडामेंटल चार्ज है। इससे कम चार्ज आपका जो है नेचर में पाया नहीं जाता है। नेचर में इससे कम चार्ज पाया नहीं जाता है। और ये इतना ही चार्ज एक प्रोटॉन और इतना ही नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एक प्रोटॉन और इतना ही नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। इसको फंडामेंटल चार्ज हम बोलते हैं। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझते हैं क्या होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कि 2e, 3e, 5e ये सब तो पॉसिबल है, लेकिन 2/3e, 4/7e या 1/2e ये सब पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो हमारा जो है इंटीजर के फॉर्म में ही पॉसिबल होगा। इसका इंटीजर मल्टीपल ही पॉसिबल होगा, फ्रैक्शनल मल्टीपल पॉसिबल नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि 1.6 इंटू, इसको अगर हम e मान लें तो 2e, 3e, 5e, 4e, 5e, -5e, -6e ये सब पॉसिबल होगा, लेकिन 2/3 पॉसिबल नहीं होगा। यानी इसको फ्रैक्शनली डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये रूल आपका जो है फॉलो होता है पूरे यूनिवर्स में। इस रूल का कहीं भी जो है एक्सेप्शन नहीं पाया जाता, इसलिए इसको एक फंडामेंटल रूल कहते हैं और इसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी हम कहते हैं। ओके, तो ये थी कुछ बेसिक बातें जो आपकी जानने की ज़रूरी थी कूलम्ब्स लॉ को जानने से पहले, इसलिए मैंने आपको समझा दी। अब आइए हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कूलम्ब्स लॉ। लेट मी चेक एवरीथिंग इज ओके। तो हम आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या है। कूलम ने हमसे क्या कहा? कूलम लॉ क्या है? कूलम ने हमसे क्या कहा? आइए उसको हम लोग जानते हैं। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ ये है। आइए देखते हैं। कूलम्ब्स ने कूलम्ब्स जो है वो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, फिजिसिस्ट थे। उन्होंने जो है चार्जेस पर एनालिसिस किया, अध्ययन किया, शोध किया, रिसर्च किया। तो रिसर्च करके उन्होंने ये बताया
कि दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, और दो नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो फोर्स है वो लगता कैसे है? अगर मान लीजिए एक चार्ज Q1 है वो यहाँ पर है और एक चार्ज Q2 है वो यहाँ पर है, तो उन दोनों के बीच की दूरी जो है अगर वो r है, सेंटर ऑफ डिस्टेंस ये अगर r है, तो इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स जो है F वो डिपेंड करता है इन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पर, और डिपेंड करता है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये r क्या है? इस चार्ज के सेंटर से दूसरे चार्ज के सेंटर तक की डिस्टेंस। और ये फोर्स एक्ट कैसे करता है? एक्ट अलोंग द लाइन ऑफ जॉइनिंग द सेंटर ऑफ चार्जेस। ये इस तरह इस लाइन के अकॉर्डिंग ही ये फोर्स एक्ट करता है। कैसे एक्ट करता है? ये फोर्स एक्ट करता है इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन है उस लाइन के अकॉर्डिंग ही ये फोर्स एक्ट करता है। ये फोर्स लीनियरली एक्टिव होता है। अगर इन दोनों रूल्स को मिला लिया जाए तो ये होता है आपका Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि फिजिक्स में हम हमेशा प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लाते हैं, तो एक कांस्टेंट आ जाएगा K और ये हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बना कूलम्स लॉ का। ये फोर्स इतना न्यूटन फोर्स, ये न्यूटन फोर्स ही होगा। फोर्स की जो यूनिट होती है वो हमेशा न्यूटन ही होती है, आप जानते होंगे, आई होप सो कि आपको पता होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी फोर्स की यूनिट न्यूटन ही होती है। तो जो फोर्स आपने बताया, कूलाम साहब ने हमें जो बताया, जो कूलाम सर ने हमसे कहा, वो ये कहा कि दो चार्जेस Q1 Q2 अगर एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हैं तो उनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन का जो फोर्स है वो F इजिकल टू K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। और वो फोर्स कैसे होगा? वो फोर्स कैसे एक्ट करेगा? इस तरह एक्ट करेगा कि उन दोनों के चार्जेस के सेंटर को एक लाइन द्वारा मिला दिया जाए, तो उस लाइन के अकॉर्डिंग ही वो फोर्स जो है एक्ट करेगा। ये फोर्स इस तरह से एक्ट करेगा। अब अगर ये इसको इस तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस तरफ फोर्स होगा। अगर ये अट्रैक्ट करेगा तो इस तरफ फोर्स होगा, या रिपल्ट करेगा तो अपोजिट फोर्स होंगे। तो इस तरह से ये फोर्स आपका होगा। अभी जो ये कांस्टेंट K आया है, ये कांस्टेंट निर्भर करता है, डिपेंड करता है F पर, आर स्क्वायर पर, Q1 Q2 पर, चार्जेस पर डिपेंड करता है, उनके बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, और लगने वाले फोर्स पर डिपेंड करता है। और K की वैल्यू जो निकाली कूलाम अंकल ने, वो निकाली 9.0 इंटू 10 की पावर 9, 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9। अब इसकी हम यूनिट निकालना चाहें तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलाम स्क्वायर। चार्ज की यूनिट कूलाम होती है, तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। K की वैल्यू ये होगी। तो फोर्स हमारा हो जाएगा यहाँ से F इजिकल टू 9.0 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा फोर्स। ओके, बातें आपको समझ में आ रही होगी, आई होप सो कि बातों को आप समझ पा रहे होंगे। कोई कठिन बात नहीं, बहुत आसान बातें कर रहा हूँ मैं आपसे। अब अगर ये दोनों चार्जेस वैक्यूम में रखे हुए हैं तब इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर ये दोनों चार्जेस वैक्यूम में रखे हुए हैं, वैक्यूम यानी निर्वात,
यानी कि जहाँ और कोई मीडियम नहीं होता, जहाँ पे कोई मीडियम, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या कोई भी फिजिकल चीज़ प्रेजेंट नहीं होती, उसे वैक्यूम बोलते हैं। तो वैक्यूम में अगर ये दोनों चार्जेस रखे हैं तो उनके बीच जो फार्मूला लगेगा वो यहाँ पे जो कांस्टेंट के है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4/ε0 इंटू Q1 Q2/r²। और अगर वैक्यूम में ना रखा हो तब क्या होगा, तब ये होगा 1/4πε इंटू के इंटू Q1 Q2/r²। ये होगा वैक्यूम में, और ये होगा इन मीडियम, किसी मीडियम में। अगर कोई मीडियम में रखा हुआ चार्ज है, अगर ये दोनों चार्जों को किसी मीडियम में रख दिया जाए, जैसे मान लीजिए किसी प्रकार के ऑयल में इन्हें डाल दिया जाए, या पानी में डाल दें, या हम एयर में रख दें, या इस तरह से लटका के रख दें, एयर में रख दें, पानी में डाल दें, तेल में डाल दें, या किसी भी तरह के फ्लूइड में रख दें, तो या फिर दो फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब किसी भी मीडियम में रख दीजिए, तो फिर जो फोर्स लगेगा वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगेगा। तो कुल मिला के जो हमारा फोर्स निकल के आता है F, वो आता है 1/4πε0 K इंटू Q1 Q2/r²। यहाँ पे एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 K इंटू Q1 Q2/r²। अब आप ध्यान दीजिए एक बात, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर, यहाँ से कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगी वैल्यू आपकी एप्सिलॉन नॉट की। एप्सिलॉन नॉट क्या है, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ये है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। एप्सिलॉन नॉट जो है आपका वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है, फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम में जो परमिटिविटी, यानी कि उस फिजिकल मीडियम में जो परमिटिविटी उस चार्ज को अट्रैक्ट करने या रिपेल करने के बीच में अगर कोई मीडियम नहीं है और वो इन वैक्यूम में है, तब तो उनको आपस में बीच में कोई फिजिकल क्वांटिटी या मीडियम ना होने की वजह से वो आसानी से एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकेंगे। तो परमिटिविटी वहाँ पे कम होगी। परमिटिविटी जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे इन दोनों के बीच फोर्स जो होगा वो थोड़ा सा घट जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि यहाँ पे परमिटिविटी आप देखिए 1/0 में आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, तो 1 में आ रहा है, तो फोर्स बढ़ेगा तो परमिटिविटी घटेगी, और परमिटिविटी बढ़ेगी तो फोर्स घटेगा। तो परमिटिविटी अगर ज़्यादा हो जाएगी इस वैल्यू से ज़्यादा, तो आपका फोर्स कम हो जाएगा। तो हर मीडियम की परमिटिविटी अपनी अलग अलग होती है, तो इसलिए इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। ओके, आई होप सो बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे ये बात समझने की है कि एप्सिलॉन 0 के ये क्या होता है, एप्सिलॉन 0 इंटू के इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन, यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इंटू के एक कांस्टेंट है जो यहाँ से आया है, कूलम अंकल ने हमें दिया है, इज इक्वल टू एप्सिलॉन, और यहाँ से के की वैल्यू हम निकाल सकते हैं एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन मीडियम सॉरी एप्सिलॉन m अपान एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट इंटू के इज इक्वल टू एप्सिलॉन m, के इज इक्वल टू एप्सिलॉन m अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से एप्सिलॉन m का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी होती है वो इतनी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसके अलावा किसी भी मीडियम की परमिटिविटी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतने से काम आपका चल जाएगा। तो आई होप सब बातें आपको समझ में आ रही होंगी।
मैं पहला दिन है, आज के लेक्चर को लंबा नहीं खींचूंगा, यहीं पे आज के लेक्चर को एंड करता हूँ। कल हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।